निरंजन पोडर साहब, आपसे भी समझेंगे कि कैसे आप पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, क्योंकि मकामी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का पहले जो रवैया था कि असेंबली इंतखाब के बाद हम तय करेंगे कि सीट शेयरिंग पर क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन अब जिस तरह के नताइज आए हैं, कहीं ना कहीं जो नरमी है वो कांग्रेस में देखने को मिली। देखिए, निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी गठबंधन या कोई भी आपसी संबंध जो होता है उसके अंदर तीन चार फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास, यानी कि आपस में एक दूसरे के प्रति परस्पर जो विश्वास और एक जिसको कहते हैं भरोसा, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और नंबर दो होता है, वो होता है कहीं ना कहीं जिसको आप कहते हैं समर्पण की भावना या त्याग की भावना या सेक्रिफिकेशन। और नंबर 3 उसके बाद में जो चीज होती है वो होती है जुड़ करके एक रूप में, एक शक्ति के रूप में काम करना। अब वो शारीरिक भी, उसके बाद में आर्थिक भी, उसके बाद में नैतिक भी, रणनीतिक भी, सारी चीजें उस तरीके से बैठ करके और उसको जिसको कहते हैं सामूहिक रणनीति और सामूहिक लड़ाई लड़ना। अब ईरम जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बन तो गया, लेकिन इनके बीच में अभी क्या देखा जा रहा है, इनके बीच में भी ये देखा जा रहा है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। और विशेषकर जैसे अभी आरपी उपाध्याय जी कह रहे थे, उनकी कुछ बातों से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। उसी के अंदर मैं आगे बढ़ाता हूं बात कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए और कर्नाटक चुनाव के अंदर जो जेडीएस वहां पे अल्पसंख्यक वोटों के साथ अपने आप को स्ट्रांग बना करके वहां पे एक समझ लीजिए तीसरा फैक्टर अपना मानता था, और वो जो अल्पसंख्यक वोट है वो वहां से जेडीएस से मूव होकर के और वो कांग्रेस की तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। 90% वोट कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट हो गया। तो आप ये समझ लीजिए जेडीएस की जो राजनीतिक प्रासंगिकता थी वो वहां पे एक तरह की नगण्य हो गई। और सेम इसी तरीके से अगर आप अभी तेलंगाना के अंदर जो चुनाव हुए उनके अंदर भी आप देखेंगे जिस तरीके से बीआरएस ने वहां पे जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनको जोड़ करके अपने आप को एक बड़ी शक्ति, राजनीतिक बड़ी शक्ति बना रखा था। लेकिन इस बार तेलंगाना के अंदर भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है या मान के चलिए अल्पसंख्यक वोट है, उन्होंने तय किया कि भाई हमारे वोटों का बंटवारा नहीं हो, हम इकट्ठा एक ही पार्टी को पड़े, और उन्होंने कांग्रेस को तय किया। और वो कांग्रेस की तरफ आप ये मान के चलिए 85% अल्पसंख्यक वोट शिफ्ट हुए। तो उसकी वजह से जिस तरीके से बीआरएस आप ये मान के चलिए बिल्कुल घुटनों पे आ गई। तो ये जो अभी जो प्रत्यक्ष जो 2-3 उदाहरण है चुनावों के अंदर, इनको लेकर के आज तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी हो, सारी पार्टियां आज इस चीज से आशंकित है। क्योंकि अब वो ये चीज समझ रही है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अब अपना जो उनका वोट बंटता था या वोट विभाजन होता था वो एक जगह अब एक पार्टी पकड़ रहे हैं। और वो उनको ये पता है कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें कांग्रेस के साथ, हमें कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा केंद्रीय स्तर के ऊपर। तो इसलिए वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कांग्रेस की तरफ अब आप ये समझ लीजिए बहुत उम्मीद से और बहुत ताकत के साथ जुड़ रहा है। तो इससे क्षेत्रीय पार्टियों का मनोबल कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। उनके मन में एक आप ये मान के चलिए आशंका गहराई हुई है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को छलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी घुड़की दे रही है कि हम केवल 2 सीटें दे सकते हैं। इधर आप उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी तो वैसे 80 की 80 सीटों के ऊपर तैयारी है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस कहेगी तो हम 10-12 सीटों की हमने गुंजाइश कर रखी है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पश्चिम बंगाल में इनको 2 सीटें मिलेगी, बिहार में कांग्रेस को 4-5 सीटों पे लड़ने के लिए कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को केवल 12 सीटों पे 10 सीटों के ऊपर लड़ने के लिए कहा जा रहा है, महाराष्ट्र में कांग्रेस को 8 सीटों के ऊपर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस केंद्र के अंदर 150 सीटों को पार कैसे करेगी? और अगर कांग्रेस 150 सीटें केंद्र में नहीं जीत करके आती है तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में कैसे सक्षम होगी?
तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए अभी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। और सबसे बड़ी बात ईरम जी, मेरा यह मानना है कि जो कांग्रेस ने जो एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाने का, चाहे सीट शेयरिंग का, चाहे इंडिया गठबंधन मीटिंगों का, ये सारा का सारा बहुत विलंब हो चुका है इनके लिए। इनको ये सारा का सारा एफर्ट्स जो है कम से कम आज के 1-1.5 साल पहले शुरू करना चाहिए, तो तब जाकर के अब ये धरातल पे आता, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत, आप ये मान के चलिए, बहुत लीड बना चुकी है। और मेरा यह मानना है कि 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में शायद कभी भी चुनाव अनाउंस करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और इसके लिए अब तैयारी कितनी इंडिया इत्तेहाद की है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। निरंजन पोड्टर साहब, क्योंकि मकामी पार्टियों के जब एक तरह से कहें कि उनके जो वादे हैं, जब हम देखते हैं कि स्टेट वाइज इलेक्शन किए जाते हैं, लोकसभा और असेंबली, कहा जाता है कि मुद्दों का फर्क होता है इन इंतखाबात के अंदर, लेकिन अब जैसे हर रियासत को टारगेट करते हुए यहां पर इंडिया इत्तेहाद नजर आ रहा है, तो क्या लगता है मकामी पार्टियों का दबदबा वहां पर रहना सही है? इस बात को कांग्रेस महसूस करेगी? क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए, आरजेडी जेडीयू की जो पहुंच है, जो मकबूलियत है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको मैच नहीं कर सकती। तो क्या ये तस्लीम कर पाएगी? कांग्रेस के सामने ये कितना बड़ा अपने आप में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कभी भी इत्तेहाद के साथ वाली जो राजनीति है उसमें कांग्रेस सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आई है। देखिए ईरम जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीतिक पतन जिस तरीके से धीरे धीरे हुआ है, उसको आपको ये चीज बिल्कुल आपने वजह बताई, और मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से कांग्रेस अगर अपने आप का पुनरुत्थान करना चाहता है, तो जिस तरीके से उनका धीरे धीरे करके राज्योंवार उनका पतन हुआ है, वैसे ही वो राज्योंवार उत्थान कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या कहां आई है? कांग्रेस किसी भी राज्य के अंदर जब कमजोर हुई, यानी कि वहां पे जब कांग्रेस से ही टूट करके कोई नई पार्टी बनी, चाहे आप बंगाल के अंदर टीएमसी है, आंध्रा के अंदर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस से ही टूट करके कहीं ना कहीं एक अलग यूनिट बनी, और इन्होंने वहां कांग्रेस को कहीं ना कहीं, आप ये मान के चलिए, रसातल में पहुंचाने का काम किया। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अब एंटी बीजेपी वोट लामबंद होकर के कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो कांग्रेस को मेरे हिसाब से अब ये 2024 का जो चुनाव है, इनके अंदर अब ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। साथ में आपको यह भी समझना होगा कि जैसे ही वहां नई पार्टी बनी, कोई कांग्रेस कमजोर हुई, बिहार में कांग्रेस कमजोर हुई, और कांग्रेस वहां उनके यहां थर्ड फ्रंट पे आ गई, यानी कि जहां उन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्सी बिछाई, कांग्रेस उसी कुर्सी पे बैठने के लिए मजबूर हो गई। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस राजनीति करने आती है, तो जितनी कुर्सी समाजवादी पार्टी उनके लिए बिछाती है, कांग्रेस उतने पे संतुष्ट हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, कांग्रेस को अब मेरे हिसाब से, अगर मेरा सुझाव माने, तो कांग्रेस को अब 2024 के चुनाव की महत्वाकांक्षा को छोड़ करके इनको अब 2024 के चुनाव के बाद में की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं कि क्षेत्रवार उनको अपने राज्यों के अंदर, मतलब अलग अलग राज्यों के अंदर उनको अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, और क्षेत्रीय बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पिछड़ती हुई कांग्रेस इन दिनों में नजर आई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना कीमती वक्त आपने दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।